गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स और आप सबका वेलकम है इस स्ट्रेटजी वीडियो में। और आप सबने एमडी टेक्निकल क्लासेस के बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा और उसमें बहुत सारा प्यार भी दिखाया। और बहुत सारे बच्चों ने अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हम लोग के साथ शेयर किया। एंड एक प्रॉब्लम जो बार बार हर वीडियोस में देखने को आ रही थी, अभी हम लोगों ने कई सारे मैराथन क्लासेस ली, उसमें भी बच्चों की एक डाउट थे, एक प्रॉब्लम थी जो बार बार वो कंसर्न कर रहे थे कि सर हम लोग पिछले 2 महीने से, 1 महीने से, 15 दिन से लगातार टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्कोर हैं वो हमारे 100, 110, 105 पे आके रुक गए हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए, बहुत सारे हमने रिविजन्स कर लिए, बट उसके बाद भी हमारे स्कोर बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हमारे मॉक टेस्ट में जो स्कोर हैं वो बढ़ जाएं। एंड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट हमेशा फेस करता है जब भी वह अपनी तैयारी को शुरू करता है। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुके हैं, मतलब 2-3 साल से वो इस लाइन में हैं, वो लगातार अलग अलग तरह के एग्जाम्स दे चुके हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम रिलेटिवली कम आती है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं न्यू स्टूडेंट्स की, जिनका भी प्रिपरेशन करते हुए केवल कुछ ही महीने हुए हैं या 1 या 1.5 साल हुआ है, तो उनको ये प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली हॉन्ट करती है कि आखिर अगर ऐसा ही रहा तो हम जो रियल एग्जाम्स आएंगे उन रियल एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड एक सॉल्यूशन होता है, और ऐसा नहीं है कि मैं एक सॉल्यूशन बता दूंगा तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होगा। हर किसी की अपनी सीखने की क्षमता होती है, परफॉर्म करने की क्षमता होती है। जैसे विराट कोहली खेलेंगे, जरूरी नहीं है कि वैसा रोहित शर्मा भी खेलें, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल हैं। बट हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही थी जब मैं स्टूडेंट था और मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और जब मैं एक अलग अलग एग्जाम्स को दे रहा था तो वहाँ पे हम लोग भी अलग अलग एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज को फॉलो करते थे, बहुत सारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे। और वहाँ पे हमने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैं उन एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा, और हो सकता है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट दें। और डेफिनेटली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि अगर आप वर्ड बाय वर्ड जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके 10 से 15 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही। अब मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना है तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर मॉक टेस्ट में नंबर कम आते क्यों हैं, या एक ही मॉक टेस्ट में स्कोर कांस्टेंट क्यों हो गया है। लगातार 100, 105, 110, 100, 105, 110 पे ही क्यों स्टक हो गए हो, ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या होता है ना, सबसे पहला रीजन होता है लेस सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, लेस सेल्फ एनालिसिस मतलब क्या है भाई, कि हम एग्जाम तो दे देते हैं, हम टेस्ट तो दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते ही नहीं हैं कि आखिर कौन से क्वेश्चंस को हमने गलती की थी। मतलब टेस्ट दिया और फिर वो सबमिट कर दिया, अब फिर हम भूल गए। 2 4 5 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, बस हमने उसको देखा और उसके बाद हमने उस टेस्ट से कुछ खास ज़्यादा हमने एनालिसिस किया नहीं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। हमेशा आपका ये एक नेचर होना चाहिए कि आप वीक में एक ही टेस्ट देंगे। आप क्या करेंगे, तो सेकंड पॉइंट क्या ध्यान देंगे आप, कि आप वीकली एक ही मॉक टेस्ट देंगे। आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अभी फिलहाल तो नहीं देंगे। ठीक है, तो वीकली आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अभी फिलहाल आप अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर तक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए, और संडे को प्रेफर करिए ताकि आपके बाकी जो वीक डेज है उसमें आपकी कोचिंग की क्लासेस या जो भी क्लासेस चल रही हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो आपके पास आज आपने एक टेस्ट दिया, मान लीजिए संडे को आपने टेस्ट दिया। संडे को टेस्ट देने के बाद आपके पास 6 दिन बचते हैं। अब इस 6 दिन में उस एक टेस्ट का एनालिसिस करना है। कैसे करना है, तो जो आप मॉक टेस्ट दोगे उस मॉक टेस्ट को आप 3 पार्ट में बांटोगे। मैं अभी फिलहाल एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वैसे यह नियम हर एग्जाम के लिए वैलिड होता है। तो आप उसको 3 पार्ट में बांटोगे। पहला पार्ट होगा आपका टेक, दूसरा पार्ट होगा आपका जीएसजी के, एंड तीसरा पार्ट आपका होगा क्या, रीजनिंग। ठीक है, इस तरीके से आप उसको 3 पार्ट में बांटोगे। जब भी आप मॉक टेस्ट को शुरू करना जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अभी तक आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था और आप अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप एक अलग से कॉपी बना लो, पतली सी कॉपी बना लो, और उसमें अपने हर टेस्ट का इस तरीके से रिकॉर्ड आप वहां पर रखिए। आप हर टेस्ट के बाद ये एनालिसिस करिए कि टेक्निकल के 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके नहीं हुए। मान लेते हैं टेक्निकल के 100 क्वेश्चन में से आपके 60 क्वेश्चन सही थे और 40 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए। अब ये जो 40 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, इसके साथ क्या करना है, तो इसको आप सर्च करो, और इस मतलब जो भी आपके 40 क्वेश्चन हैं ये अलग अलग टॉपिक्स के होंगे, तो इन टॉपिक्स को सर्च करो, अपने नोट्स उठाओ, उसको पढ़ो, और हर उसके टॉपिक्स की जो थ्योरी है उस पर आप कमांड कर लो।
ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि सॉइल पढ़ रहे हैं और सॉइल का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आया और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, तो अब उसको छोड़ नहीं देना है। आप वापस से नोट्स उठाएंगे, अपने क्लास के नोट्स उठाएंगे, ये नहीं कि जाके यूट्यूब पे सर्च करने लगे। आप उसके क्लास के नोट्स उठाएंगे और प्रॉपरली उसकी सारी थ्योरी को कवर करेंगे। मान लीजिए कि टाइम रेट कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया था, वो गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल टाइम रेट कंसोलिडेशन पढ़ो, आप पूरा कंसोलिडेशन पढ़ जाओ। होगा क्या कि इससे एक तो वो वाला टॉपिक भी स्ट्रांग हो गया और उसके अलावा अगर कोई और टॉपिक भी आता तो उसमें आप गलती नहीं करोगे। तो थ्योरी आप अच्छे से उसको रिवाइज कर जाओ, जब थ्योरी पे आप चेक कर लो तो उसके बाद फिर कंसोलिडेशन के एमसीक्यू को भी आप लगाओ, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से एग्जाम में काम नहीं होगा, केवल आपको उस टॉपिक के एमसीक्यू भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका या टेस्ट में आपका एमसीक्यू गलत हुआ है, थ्योरी भी गलत हुई है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका टेक में क्या नंबर रहा। मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही हो गए, 40 क्वेश्चन गलत हो गए या नहीं कर पाए, तो देखो कि उनमें से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो नहीं कर पाए हैं, उनकी थ्योरी कौन कौन से टॉपिक्स की है उनको अच्छे से आप बाइंड करो। इसके बाद उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू लगाओ। यह दोनों चीज आप हर टॉपिक के साथ करो, हर रॉन्ग क्वेश्चन के साथ करो। जीके जीएस के साथ क्या करना है, तो इसमें आप जितना हो सके उतना आप मैराथन क्लासेस देखिए। होता क्या है कि अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आप कभी भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं लगाते हैं जीके जीएस के। ये मैंने खास तौर पे टेक्निकल स्टूडेंट्स को तैयारी करने के दौरान मैंने एनालिसिस भी किया है कि ज़्यादातर जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जीके जीएस को उतना ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं करते, वो लोग तो ध्यान ही नहीं देते कि ये भी कोई सब्जेक्ट है, और जिस वजह से उनका लगातार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन में जीके जीएस को भी सेम रिस्पेक्ट देनी है। एंड यहाँ पर उसके मैराथन क्लासेस देखिए, जब एक बार आप अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद आप लगातार कई सारे मैराथन क्लासेस देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, और अगर आप इन चीज़ों को ढंग से कर लोगे तो जीके जीएस में भी क्वेश्चन के गलत होने के पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप लगातार टेस्ट दीजिए और टेस्ट करने के साथ साथ डेली आप मतलब डेली बेसिस पे आप 50 से 100 क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मार्केट से कोई भी एक ऐसी बुक उठा के ले आइए जिसमें एसएससी के पीवाईक्यूज हों, ना केवल जेई के बल्कि सीजीएल, सीपीओ एंड जो भी बाकी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस हों, क्योंकि एसएससी जनरली एक ही खास ट्रेंड फॉलो करता है। तो उसके आप 50-100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए और स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस करिए कि अगर मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूं तो 40 मिनट के अंदर मैं 50 क्वेश्चन कर ले जाऊं। मान लीजिए कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 50 क्वेश्चन सुबह करना, 50 क्वेश्चन शाम करना, और 40 मिनट में सुबह भी 40 मिनट में शाम भी आप इसको परफॉर्म कर ले जाओ। तो आप अगर मॉक टेस्ट में अपना नंबर स्कोर करना चाहते हैं, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो तीनों को टैकल करने का तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से उसे इंप्रूव करोगे। टेक्निकल के लिए सेल्फ एनालिसिस करना है और उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक के हैं, उन टॉपिक की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। एंड थ्योरी को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी अच्छे से लगाना है। होगा ये कि जब आप 5-10 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपके पास ऐसे टॉपिक्स की अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी जिसका आपने अच्छे से बाद में रिवीजन भी कर लिया है, एमसीक्यूज भी लगा लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे गलत हुए थे, जो टफ थे, अब धीरे धीरे आपने उस पर मास्टरी कर ली है, वो क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होंगे। तो इससे आपका जो एक्यूरेसी है 100% बढ़ेगा। जीके जीएस में ये होता है, मान लीजिए कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री इतनी बड़ी है या हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि अब वापस से अगर हिस्ट्री रिवाइज करने जाओगे तो बहुत टाइम किल होगा। तो इससे अच्छा ये है कि मान लीजिए कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसकी थ्योरी तो पढ़ ही लो, लेकिन उसके बाद आप 2-3 वीडियो कम से कम हिस्ट्री की मैराथन देख लो, 2x पे लगा के, 1.5x पे लगा करके। तो इससे आपको नए नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। रीजनिंग में ज्यादातर गलतियां होती हैं प्रैक्टिस कम होने की वजह से, तो इसलिए आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे अपनी जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है उसको बढ़ा दीजिए। अलग अलग रीजनिंग के पेपर्स पड़े हैं उनको आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए और डेली 50 से 100 क्वेश्चन लगाइए। 50-50 क्वेश्चन सुबह और शाम में लगाओ, 40 मिनट के अंदर आपके स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा खास तौर पर एसएससी जेई के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं और ये यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है कि एग्जाम में पेपर छूट गया, ठीक है, या एग्जाम में आप क्या कर दिए, वहां पे नर्वस हो गए। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि आपने मान लीजिए गलत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर दिया। आप कहोगे सर पेपर भी अटेम्प्ट करने का कोई तरीका होता है क्या, तो हाँ होता है। मान लीजिए कि मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, यहाँ केवल बात मैं किसकी कर रहा हूँ
केवल एसएससी की बात कर रहा हूं। और एसएससी में पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आते हैं, कितनी देर में करने होते हैं? 120 मिनट में करने होते हैं। मैं प्री की बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या है, तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन आता है टेक्निकल से, 100 क्वेश्चन आता है आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल क्या कह सकते हैं, जीके जीएस से आपका 50 आ गया, ठीक है, जीके जीएस से आपका 50 आ गया। और फिर इसी तरीके से क्या हो गया, आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया, ठीक है। तो रीजनिंग से भी आपका 50 क्वेश्चन आ गया। अब क्या किया जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें कि क्वेश्चन हमारा इंप्रूव हो जाए, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि किसको पहले अटेम्प्ट किया जाए। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे हमेशा अपनी शुरुआत करिए किससे? तो पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए जीके और जीएस का। यानी कि आप अपने पेपर की शुरुआत किससे करोगे? आप जीके और जीएस से करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि यह इसके क्वेश्चन या तो आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। एंड आप पूरी कोशिश करोगे कि यह जो जीके जीएस है, यह आप 20 मिनट के अंदर क्या करो, फिनिश कर दो। 20 मिनट के अंदर आपको ये जीके जीएस पूरा पढ़ करके खत्म कर देना है, अटेम्प्ट करके खत्म कर देना है। कि होता क्या है, लोग जीके जीएस लास्ट में करते हैं। एंड उस केस में होता क्या है कि अगर आपके पास 5-10 मिनट बच गया है तो वापस से उसमें री अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तुक्का मारना शुरू करते हैं, एंड वहां से वो निगेटिव हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एकदम स्टार्टिंग में ही जीके जीएस करके समाप्त कर दो, उसको एंड कर दो। या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। आपका लास्ट में समय नहीं बचेगा इसके लिए, तो फिर आप तुक्का नहीं मारोगे, 2-4-5 नंबर का फर्क तो यहीं से आ जाएगा। क्योंकि जनरली लोग को लगता है कि नहीं हम तुक्का मारेंगे तो सही हो जाएगा, 5 मारोगे 3 गलत होंगे 2 सही होंगे, वो नुकसान करेगा अलग, ठीक है। बहुत दुर्भाग्य है तो 5 के 5 गलत हो जाएंगे, इसलिए तुक्का नहीं मारना आपको। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे टेक्निकल के लिए। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है वो होना चाहिए टेक। और टेक के होते हैं 100 क्वेश्चन। तो इसको हमको करना है कितनी देर में, तो इसको करना हमको 50 से 55 मिनट में। आप 50 से 55 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्या करेंगे, टेक्निकल को कवर कर लेंगे। आपको अगर पॉसिबल है क्या? एकदम पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल बनाओगे तो फिर आप कभी भी 200 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आपको 20 मिनट यहाँ खर्च करने हैं, 50 से 55 मिनट आपको यहाँ खर्च करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई रीजनिंग के लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप वहाँ पे टाइम नहीं बचाओगे तो फिर हो जाएगी समस्या आपके लिए। तो इसीलिए सेकंड पे आप करेंगे टेक्निकल, अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में हो जाएंगे, न्यूमेरिकल आपके 1 मिनट या 50 सेकंड में हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको स्किप कर दो, उसको उस समय अटेम्प्ट मत करो। कोई नहीं पूछेगा आपका 1 नंबर टेक्स्ट से आया था, जीके जीएस से आया था कि रीजनिंग से आया था, वहां पे क्वेश्चन सही होना जरूरी है। फिर हम करेंगे सबसे आखिरी में रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए लगभग 50 मिनट हमने बचा के रखा हुआ है, और ये वहां पे हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आप सबने देखा भी होगा कि रीजनिंग की खासियत होती है कि अगर आप टाइम दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए 50 और 20 70 मिनट, तो आपके पास टोटल 45 से 50 मिनट बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन पे अगर आप मान लीजिए 1 मिनट भी देते हैं तो आप आराम से यहाँ पर क्या कर लोगे, आप यहाँ पर आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मिनट में लगते हैं, कुछ आपके 30-40 सेकंड में भी लग जाएंगे, तो कुछ आपका 1.5 मिनट भी ले जाएंगे। एंड ये चीज को आपको मैनेज करना सीखना है जब आप घर पे रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको बहुत हाई फाई तरीका बताऊंगा, 2-4 आपका ब्रह्मास्त्र तरीके बता दूंगा या कोई बढ़िया बुक बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट में स्कोर करना इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी। आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और पेपर करने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद आप किस तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए तो आप मॉक टेस्ट देने के बाद हमेशा उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। खासतौर पर टेक्निकल में जो क्वेश्चन गलत हो गया है उसके थ्योरी को प्रॉपर्ली रिवाइज करो, उससे रिलेटेड थ्योरी और भी जो टॉपिक्स की हैं उनको भी रिवाइज करो। जैसे आपने सेंसिटिविटी गलत कर दिया, तो सेंसिटिविटी गलत किया है तो आप थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी ये भी पढ़ लो, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनका टेबल याद कर लो, एमसीक्यूज लगा लो। अब मान लीजिए कि आपने अगस्त में ढंग से दे दिया, सितंबर में ढंग से दे दिया मॉक टेस्ट, हर हफ्ते एक एक मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। अब आप तैयार हो चुके हो, अक्टूबर में आपका एग्जाम है 27 से 30 के बीच में। अब हर दूसरे तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट दो। आप मॉक टेस्ट की जो एफिशिएंसी इसको बढ़ा लिए हो अभी तक, मॉक टेस्ट को देने का अब जो रिपीटेशन है उसको इंक्रीज कर लो। हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट दो, हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट दो, यानी कि एग्जाम से पहले कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट तो आप दे ही लो। ऐसा करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जब आप एग्जाम में जाओगे, एक तो आप नर्वस नहीं होगे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि आप जब इतनी तैयारी के साथ जाओगे, इतने प्रॉपर रिवीजन के बाद जाओगे, तो फिर वहां पे आपके क्वेश्चन भी कम गलत होंगे, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा, एंड मार्क्स भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उसके तो बना ही लीजिए।
ठीक है, उसकी लगातार रिवीजन करते रहिए। जितने भी आईएएस कोड के डेटा है, इंपॉर्टेंट टेबल है, उनकी फोटो खींच के प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको हर संडे बैठ करके पढ़ते रहिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं उन सबका एक साथ फोटो खींच के उसका पीडीएफ निकाल करके आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग करके अपने पास रख लीजिए और हर संडे बैठ के उस टेबल को पढ़ते रहिए। धीरे धीरे वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, तो जो डेटाबेस क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं वो भी आपसे नहीं होंगे। तो एक छोटा सा सेशन था ये आपको बताने के लिए कि आखिर मॉक टेस्ट में आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं खर्च करना है, जो आपको प्रॉपर तरीका बताया है बस इसी तरीके को फॉलो करो। 100% टेस्टेड एंड ये आपका सक्सेसफुल तरीका है। मेरे को फ़ायदा मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है, उनको भी फ़ायदा मिला है एंड डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, शेयर करते रहिए। इस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।